Assalamualaikum everyone, I am Barrister Hamna Zain and today we are going to discuss the Prevention of Electronic Crime Act 2016. So Prevention of Electronic Crime Act है क्या? ये बेसिकली एक कानून है पाकिस्तान में मौजूद जो कि साइबर क्राइम के ऑफेंसेस के लिए डील करता है। जो भी ऑफेंसेस साइबर क्राइम के होते हैं आपके पाकिस्तान में उनके लिए वो डील करता है। अच्छा, इस पे मैं आज डिटेल में, क्योंकि ये ऑब्वियसली दिस इज फॉर द लॉयर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल द सिटीजंस आउट देयर, लेकिन इसको हम सेक्शन वाइज भी कवर करेंगे। सो पूरी जो एक्ट है उसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो ये साइबर क्राइम होता है ये होता क्या है। साइबर क्राइम आपका वो क्राइम होता है, ऑफेंस, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हुआ। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मीन्स दैट फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर मोबाइल फोन, फ्रॉम योर कंप्यूटर। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अगर कोई क्राइम होता है तो वो किधर फॉल होता है, वो इधर फॉल होता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के अंदर। अच्छा, इसमें अब मैं आपको बताती चलूं कि क्या क्या चीजें कवर होती हैं सेक्शन वाइज। इसमें ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी क्या क्या चीजें कवर होती हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में। कौन से एक्ट जो कि ये कवर करता है, ये कौन से ऑफेंसेस जो एक्ट ये कवर करता है। सबसे पहले आप ऑफेंसेस में आ जाए, मैं आपको एक आइडिया देने लगी हूँ। फाइनेंशियल फ्रॉड इसके अंदर आता है, इसमें डेटा लीकिंग आ जाती है, इसमें स्पैमिंग आती है, स्पूफिंग आती है। अब आप कहेंगे ये दो चीजें क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद साइबर टेररिज्म आ जाता है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें एक्सेस टू डेटा आ जाता है आपका। ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी, डिग्निटी, ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी एंड डिग्निटी इज ऑल्सो नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। Then there is offense against natural person. This too is a non-bailable offense under this act. But we will get into detail कि कौन सा सेक्शन कवर करता है और ये क्या इसके non-bailable है, क्यों है, ये non-cognizable है। So we'll come to that. चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग हो गई आपकी malicious कोड, अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सिम कार्ड्स, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आईडी इंफॉर्मेशन। सो ये सारे जो ऑफेंसेस मैंने लिखे ये सारे इस एक्ट में आते हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा डिटेल्ड है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद कि इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस और प्रोविजंस कौन कौन सी हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में सबसे पहले जब आप ये बेयर एक्ट खोल के देख पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि दिस एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी also applies to any act committed outside Pakistan by any person if the act constitutes an offence under this act and affects a person, property, information, system or data located in Pakistan। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस एक्ट क्या कोई चीज जो पाकिस्तान से बाहर हुई हो लेकिन वो पाकिस्तान के सिटीजन को, पाकिस्तान में जो रह रहा है उसको अफेक्ट कर रही है, क्या ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई करेगी? यस, उस पर ये अप्लाई करेगी। वाई? बिकॉज द पर्सन इज लिविंग इन पाकिस्तान, ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। क्राइम जो हो रहा है, ऑफेंस, वो कहीं से भी दुनिया में हो रहा है, ठीक है, वो आपका अफेक्ट किसको कर रहा है? पाकिस्तानी पर्सन को, जो पाकिस्तान में रह रहा है, जो पाकिस्तान का सिटीजन है। सो ये चीज जो है ये बहुत। अब हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ कि वो सारे सेक्शंस क्या कहते हैं। इसमें ऑब्वियसली पूरी एक्ट तो आपको याद नहीं हो सकती, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आप लोगों के लिए इसलिए कंसाइज कर दिए हैं ताकि एग्जाम में मोस्टली इस तरह के ही सवाल आते हैं जुडिशियल एग्जाम्स में जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10। सेक्शन 10 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वाई? बिकॉज इट कवर्स साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म को ये डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि साइबर टेररिज्म ऐसी वो चीज है जो कि कोअर्जन, थ्रेट, इंटिमिडेशन टू किसको ये क्रिएट करे? पब्लिक को और द पब्लिक एट लार्ज। सो फेयर कोअर्जन, सेंस ऑफ फेयर, पैनिक और इनसिक्योरिटी इन द गवर्नमेंट और द पब्लिक और द सेक्शन ऑफ द पब्लिक। सो ये कहता है कि अगर इस तरह की कोई चीज हो तो वो साइबर टेररिज्म में आ जाती है, गवर्नमेंट और द पब्लिक एट लार्ज। अच्छा, ये ऑफेंस क्या है? ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है। साइबर टेररिज्म ऑफ कोर्स इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। और इसका नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है। सो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। इसका मतलब इसमें बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। सो आपका मैटर ऑफ राइट बेल नहीं होगा। ये बेल का एक चैप्टर मैं इंशाल्लाह कवर करूंगी वेरी सून। बट ये जो है आपका नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिलती आसानी से। इसके ऊपर भी कई ग्राउंड्स होते हैं। सो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका क्योंकि ये सीरियस क्राइम, इसकी सजा क्या है? अच्छा, लॉ में हमेशा सजाएं जो हैं, हमेशा आप पढ़ते हो कि अप टू। सो अप टू मीन्स के
दर्द तक, सो 14 साल तक, सो ये कुड स्टार्ट ऑफ फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स, और तब तक 14 साल तक को साइबर टेररिज्म की सजा है। 14 ईयर्स तक साइबर टेररिज्म की पनिशमेंट है, साथ में इट्स आइदर 14 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट और 15 मिलियन रुपीज फाइन। सो 15 मिलियन रुपीज फाइन है, पनिशमेंट है 14 साल से कम भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, ये दोनों टुगेदर भी हो सकते हैं। सो ये आपका साइबर टेररिज्म में आ जाता है। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन 20 आ जाता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन जो 20 इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो कहते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो आपको पता होगा डिग्निटी, अब ये डिग्निटी का है ऑफेंस। सेक्शन 20 क्या कहता है कि किसी इंसान को अगर whoever intentionally knows that what he is going to disclose, ठीक है, will is false, number 1, वो false है, उसको पता है, he knowingly is disclosing the information is false, or is going to intimidate or harm that reputation, intimidate reputation of the natural person, किसी natural person, किसी इंसान की reputation या dignity को वो harm करेगी चीज तो, और उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करेगी, तो वो क्या आ जाती है, वो आपकी ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी में आ जाती है। सेक्शन 20 वो कवर करता है, और ये भी जो है आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, इसकी सजा है आपकी 3 years एंड 1 मिलियन रुपीज। सो वही बात, अप टू 3 years 1 मिलियन रुपीज, 7 भी हो सकता है, उससे फाइन जरूरी नहीं 1 मिलियन हो, अप टू है ये, उससे कम भी लग सकती है। ये आपका अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन। अच्छा, सेक्शन 21 इसका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का कहता है ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन। सो डिग्निटी, और पहली बात आई थी डिग्निटी की, सेक्शन 21 मॉडेस्टी की बात करता है। मॉडेस्टी में आपकी whoever intentionally and publicly exposes or displays or transmits any information which superimposes a photograph। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 और सेक्शन 20 में थोड़ा सा फर्क है बारीक, वो ये है कि सेक्शन 21 इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का कहता है ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन। मॉडेस्टी की बात करता है, ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसका मतलब ये कि सीरियस ऑफेंस हो जाता है, कॉग्निजेबल है। अच्छा, इसमें मॉडेस्टी का होता है डिग्निटी। 20 ने कहा डिग्निटी, 21 ने कहा मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का क्या मतलब है? मॉडेस्टी का ये मतलब है कि कोई बंदा किसी की पिक्चर उठा के दूसरे उस पे लगा दे, ठीक है, किसी की और की बॉडी और उसकी पिक्चर यूज करके लगा दे, ठीक है। नंबर 1 तो ये आपकी मॉडेस्टी में इफेक्ट होता है। नंबर 2 सुपर इम्पोज। ये एक्ट कहते हैं सुपर इम्पोज इज अ फोटोग्राफ ऑफ द फेस ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सुपर इम्पोज। नंबर 2 इंक्लूड्स अ फोटोग्राफ, कोई भी इस तरह की फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन इन सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट। सो ये भी आपका उसमें इंटिमिडेट्स अ नेचुरल पर्सन विद एनी, कोई इंटिमिडेट भी कर रहा है तो वो विद अ नेचुरल पर्सन विद एनी सेक्सुअल एक्ट और एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन। सो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं किसमें, आपकी डिग्निटी में आ जाती हैं, सॉरी मॉडेस्टी में आ जाती है, ये मॉडेस्टी में आ जाती है। सो ये भी आपकी नॉन बेलेबल होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसकी सजा है 7 years अप टिल 5 मिलियन जुर्माना है, दोनों भी हो सकते हैं। सो ये आपका अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन। 21 में जो मॉडेस्टी की बात आई थी, इसमें एक और चीज मैंने कवर करनी है, वो ये है कि अगर कोई किसी को थ्रेटन करता है, ब्लैकमेल करता है कि तुम इस तरह की जो है सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट करो, ठीक है, तो वो थ्रेटनिंग और ब्लैकमेलिंग भी इसके अंदर आ जाती है, जिसमें वो किसी तरह का रिवेंज ले रहा है या रेपुटेशन की बात है और हेट्रेड और ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो सारी हैं 7 years। अच्छा, इसमें इसी सेक्शन में सेक्शन 21 में ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी के अंदर अगर तो बच्चे माइनर के साथ ये हो रहा है तो फिर उसकी सजा जो है कितनी हो जाएगी, जो पहले 7 साल थी तो उसकी सजा इसके अंदर बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 10 साल। सो 10 years फॉर अ माइनर और फॉर एन एडल्ट 7 years। तो अब माइनर के ऊपर उन्होंने ज्यादा जो है वो लगाया हुआ है पनिशमेंट। नाउ वी कम टू द अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 22 चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है इसका मतलब ये है कि ये भी नॉन बेलेबल है, सीरियस ऑफेंस है ये बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें जो है अगर किसी माइनर को इंगेज किया जाए किसी एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, वो इसमें इंक्लूड होता है अ पर्सन अपेयरिंग टू बी अ माइनर, ठीक है, एंगेज इन अ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट, माइनर होगा,
appearing to be a minor होगा, number 3 realistic images representing a minor in sexual conduct, and number 4 it discloses the identity of the minor. So वो सारी सिचुएशन में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आपकी सजा आ जाएगी. इसकी पनिशमेंट है 7 years and fine 5 million rupees. So 7 years इसकी पनिशमेंट, 5 million rupees up till 7 years and up till 5 million rupees. So ये 25 पे आ जाते हैं स्पैमिंग. अब आप कहेंगे स्पैमिंग तो बहुत सुना होगा, ईमेल स्पैम किया उसने मुझे बहुत ज्यादा. स्पूफिंग क्या होती है, दोनों चीजें हम बात करते हैं. सेक्शन 25 कहता है स्पैमिंग वो होता है जो कि कोई भी बंदा किसी को इंटेंशनली ट्रांसमिट करे हार्मफुल फ्रॉडुलेंट मिसलीडिंग और इलीगल अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी परमिशन के बगैर करता जाए, तो वो किस में आ जाता है, वो फॉर रॉन्गफुल गेन्स. सो अगर तो मैंने फाइनेंशियली आपको एक ईमेल उस किसी को डाल दी और मैं स्पैम कर रही हूँ कि फाइनेंशियली तो मुझे इतने कोड ये भेजो, मैं तुम्हें इतने डॉलर्स दूंगी वापस, तो वो स्पैमिंग में आ जाएगी. इंटेंशनली फ्रॉडुलेंटली मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर कर रही हूँ जो कि रॉन्गफुल गेन्स में आपसे मैं कोई रॉन्गफुल गेन्स उससे लेना चाहूंगी, तो वो स्पैमिंग में आ जाता है आपका. अच्छा, इसमें आप देखें कि जो इंस्टीट्यूशंस और ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो ईमेल्स करते हैं वो स्पैमिंग नहीं होती. वो स्पैमिंग इसलिए नहीं होती कि आपके पास ऑप्शन होती है फॉर अनसब्सक्राइबिंग. सो जहां आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो दैट्स नॉट स्पैमिंग. लेकिन जहां पे आप अनसब्सक्राइब ऑब्वियसली नहीं कर सकते, जहां पे आपने देखा होगा कई अजीब से ईमेल एड्रेस से आपको ईमेल्स आती हैं और कहा जाता है कि आपका लकी ड्रॉ निकल आई, ये हो जाती है स्पैमिंग में. उसकी सजा, ये नॉन बेलेबल नहीं है, ये बेलेबल है और इसकी सजा है 3 months, क्यों, बहुत अप टिल 3 months और 50,000 रुपीज फाइन. सो इसकी स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग होता है कि whoever with dishonest intention, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वेबसाइट बनाता है और उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करता है विद अ काउंटरफीट. सो झूठा सोर्स बना के वो एक इंफॉर्मेशन आगे किसी को सेंड करता है और अगला बिलीव करे रिसिपेंट कि ये सच थी. सो वो जो है विजिटर ऑफ द वेबसाइट बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन वाज ट्रू टू बी एन ऑथेंटिक सोर्स कमिट स्पूफिंग. सो वो अगर ये हो जाता है फ्रॉड, जो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी कंसेंट की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये फ्रॉड में जानबूझ के मैं आपको एक चीज जो बना रही हूँ झूठी वेबसाइट आपको फ्रॉड करने के लिए, कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. मैं बोल रही हूँ कि जी मैं ये फर्नीचर बेचती हूँ, वेबसाइट बना रही हूँ और मेरे पास है ही नहीं होगी चिप्स फर्नीचर और पैसे उससे ले लिए मैंने, ये स्पूफिंग में आ जाता है. सो दिस इज सेक्शन 26. सेक्शन 17 एक और था, ये हमें पहले कवर करना चाहिए था, अनऑथराइज यूजेज ऑफ सिम कार्ड्स. अनऑथराइज इशुएंस ऑफ सिम कार्ड्स क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि अगर आप के whoever sells or provides subscriber identity module card or other module designed for authenticating or users to establish. 17 हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये है अनऑथराइज यूज ऑफ सिम कार्ड्स. अच्छा, ये मैंने ये भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस में इसलिए किया कि इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कॉग्निजेबल हो सकता है या कॉग्निजेबल है नहीं. दिस इज नॉट अ नॉन बेलेबल, इट इज नॉट अ नॉन बेलेबल. ये बेलेबल है लेकिन ये कॉग्निजेबल सीरियस क्राइम में तब आ सकता ऑफेंस में जबकि रिटन कंप्लेंट दी जाए अथॉरिटी से. सो अथॉरिटी अगर रिटन कंप्लेंट में लिखता है तो फिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है. इसके अलावा इसमें और भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपके हेट स्पीच को कवर करते हैं. हेट स्पीच की बाय द वे 7 साल तक सजा है, जिसमें हेट स्पीच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपका सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इंटरफेथ, सेक्टेरियन, इस तरह के जो मामले होते हैं ये सारे, ये भी 7 साल की सजा और फाइन हो जाता है इसके अंदर. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉडरी हो गई, फाइनेंशियल फ्रॉड सारा कवर होता है. सो इसमें और भी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, साइबर स्टॉकिंग मैं आ जाती हूँ. इस पे मैंने लिखा नहीं, साइबर स्टॉकिंग सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग को कवर करता है. वो ये कहता है कि अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ साइबर स्टॉकिंग वो कमिट करेगा जिसकी इंटेंशन हो टू कोअर्स, थ्रेट, हरास एनी पर्सन यूजेस इंफॉर्मेशन, वो उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके उसको फॉलो कर रहा हो. ठीक है, मैं साइबर स्टॉक कर रही हूँ, किसी को फॉलो कर रही हूँ, पर्सन और कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, उसको अटेम्प्ट करने की बार बार कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, ये सो मॉनिटर उसकी कर रहा हो बहुत ज्यादा उसको. बेसिकली साइबर स्टॉकिंग में सेक्शन
24, this is also important provision. सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 ये कहता है कि इंटेंट, अ पर्सन कमिट्स cyber stalking with the intent, who is with the intent to coerce, threaten, intimidate उसको कहते हैं, बुक में intimidate लिखा हुआ है, intimidate, harass, coerce करना, intimidate करना, harass करना किसी बंदे को कब? follow a person, आप कॉन्स्टेंटली उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू फॉलो कर रहे हो, उसको मॉनिटर कर रहे हो, उसको वॉच, स्पाई कर रहे हैं और उसकी फोटोग्राफ लेके उसकी कंसेंट के बगैर बना रहे हैं वीडियो या फोटोग्राफ। ये साइबर स्टॉकिंग में चीजें आ जाती हैं। एक्ट सेक्शन 24 को मैंने कंसाइज करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए कि फॉलो, जो इंसान किसी को किस इंटेंशन से कोर्जन को थ्रेट करना, उसको हार्म करना, उसको प्रेशराइज करने के लिए फॉलो उसे कर रहा है, उसे मॉनिटर कर रहा है, उसको स्पाई कर रहा है या फिर उसको वो फोटोग्राफ या वीडियोज ले रहा है, वो आ जाता है साइबर स्टॉकिंग के अंदर। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है और इसकी सजा 3 इयर्स और आपका फाइन दोनों कवर हो जाता है। अगर विक्टिम माइनर है तो फिर आपकी सजा जो होगी 5 साल और 10 मिलियन रुपीस तक पहुंच सकती है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के। अब हम चलते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, कि हू इज द अथॉरिटी और एक पुलिस ऑफिसर के पास राइट्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर में। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एजेंसी को, उसके पास पावर्स हैं टू आपके पावर्स और उसी तरह पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं, इसी तरह फेडरल एजेंसी के पास पावर्स हैं टू ये वो इन्वेस्टिगेट किस तरह करेगी और उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले सेक्शन 35 ही चीज कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की और वो सारी एक लिस्ट दी हुई है। अभी मैं पढ़ूंगी, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इट हैज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, द पावर्स दैट ये हैव ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ दैट एजेंसी। ठीक है, जो अब ये मैं नेक्स्ट एक लेक्चर में कवर कर लूंगी कि पावर्स जो हैं वो साइबर ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर जो कौन से पावर्स ऑथराइज ऑफिसर्स को दी हुए, दैट विल बी सेपरेट स्लाइड सो दैट उसको कंसाइज कर दें। उसमें इसी तरह जब वो सर्च वगैरह करेगा ऑथराइज ऑफिसर तो उसकी जो है उसको डिसेंसी का ख्याल रखना चाहिए, ही शुड एक्ट प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, उसने सारे प्रिकॉशंस लिए, मेंटेन इंटेग्रिटी एंड सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉट डिस्टर्ब और इंटरफेयर विद द इंटेग्रिटी और रनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इस तरह की चीजें इसमें कवर्ड है। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, सो आई विल कवर दैट इन अ सेपरेट लेक्चर जो कि सेक्शन 35 के ऊपर एक अलग से बनेगा। सो ये आपकी टोटल प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जो important provisions. This is not the entire act. These are only the important provisions that could come in the exam and that everybody should know. So ये है। अच्छा, नेक्स्ट इसका लेक्चर टू बी कंटिन्यूड अबाउट के इसमें अपील का राइट और इसके अंदर जो है आपकी राइट ऑफ अपील, ठीक है, आपके पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये सारे हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। सो थैंक यू एवरीवन।